मैं कैसे दिखूंगी? आज तो मैंने की। हाँ वही तो कह रही हूँ, आज तो मैंने किया नहीं। जम्मू के पलोरा में अमित शाह की इंतखाबी रैली। कहा, जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होता पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हो रहे हैं इंतखाबात। अवाम से इलेक्शन को तारीखी बनाने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया मुतनाज़ बयान। पार्लियामेंट हमले के मुजरिम अफजल गुरु की फांसी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने जवाबी पलटवार में कहा, इंडिया अलायंस का हाथ दहशतगर्दों के है साथ। हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद तामीर तनाजा केस में अदालत ने गैर कानूनी तामीरात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की सरजनिश की। वक्फ बोर्ड ने खुद को गैर कानूनी तामीरात से दूर रखा। मस्जिद कमेटी को ठहराया जिम्मेदार। केस की अगली समाअत होगी 5 अक्टूबर को। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल तीसरे हफ्ते बुलंद तरीन सतह पर। करेंसी के ज़खायर 683.99 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे। 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में 2.3 बिलियन डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर। पटना साहिब में टेका मत्था। मेंबरशिप मुहिम के तहत सर्टिफिकेट किए तकसीम। दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स का किया इफ्तिताह। पेरिस पैरालंपिक्स में हिंदुस्तान को 27वां तमगा मिला। नागालैंड के होकाटू ने शॉटपुट में कांसे का तमगा जीता। हिंदुस्तानी खिलाड़ी आज पैरा साइकिलिंग, पैरा किनोए और पैरा स्विमिंग और पैरा एथलेटिक्स में पेश करेंगे चैलेंज। मुल्क और दुनिया भर में गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। 10 रोजा गणेश उत्सव शुरू हुआ। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ अकीदतमंद गणेश मूर्ति को बैठा रहे हैं और कर रहे हैं पूजा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। इन्होंने पलोरा में रैली से खिताब किया। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जब तक पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए कोशिश नहीं करता तब तक इससे कोई बातचीत नहीं होगी। मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम शहरियों को मिले हुकूक, रिजर्वेशन का फायदा मिले, पंचायत मजबूत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी को फरोग देने का उन्होंने इल्जाम लगाया। ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। ऐसे लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में
70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। इससे कबल अमित शाह ने कल जम्मू में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया था। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात होंगे। इंतखाबात का पहला मरहला 18 सितंबर को होगा। दूसरे और तीसरे मरहले के इंतखाबात 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट हमले के मुजरिम अफजल गुरु को फांसी देने के हवाले से एक मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सजाए मौत पर यकीन नहीं रखते क्योंकि इससे अदालती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। उन्होंने ये बयान न्यूज़ एजेंसी ANI के पॉडकास्ट के दौरान अफजल पर दिया, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा कि सियासी फायदे और अकरबा परवरी में डूबी जमातें हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस मामले में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला और जम्मू कश्मीर के लीडर अल्ताफ ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वो यूपीए के या कांग्रेस पार्टी के साथ ही एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला जी को बताना चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस और खास करके उनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी ये इस्लामिक जिहाद और आतंकियों की पैरवी करने क्यों शुरू कर देते हैं। कभी याकूब मेमन, कभी अफजल गुरु, कभी 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, कभी समझौता ब्लास्ट। तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद के संरक्षण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दल इंडिया अलायंस के नेता सामने निकल कर आते हैं। कल जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली कुछ गेन करने के लिए उन्होंने अफजल गुरु का मसला उठाया। अगर हम देखें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर साहब भी थे और आज कह रहा है कि मुझे कोई पता नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि उमर साहब वजीर आला होते हुए उस वक्त उनका रोल क्या था। और जहाँ तक अफजल गुरु का ताल्लुक है, अफजल गुरु एक आतंकवादी था। उन्होंने देश की संसद पे हमला करवा दिया और वो मैन आदमी था। उसकी फांसी को अब पॉलिटिकली इस तरह आज कहना कि मुझे कोई पता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है उमर साहब का। कुछ वोटों के लिए वो अब अफजल गुरु को भी क्लीन चिट देना चाहते हैं, जबकि उमर साहब के ही वक्त में उनको फांसी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद की गैर कानूनी तामीर के तनाज़े में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर की अदालत ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई है। अदालत ने वक्फ बोर्ड को अपना रोल वाज़ेह करने की हिदायत दी है। इसके अलावा इस मामले में मस्जिद कमेटी से भी जवाब तलब किया गया है। समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड ने खुद को गैर कानूनी तामीरात से दूर रखा और इसके लिए मस्जिद कमेटी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे ने कहा कि इस गैर कानूनी तामीर में उनका कोई रोल नहीं है और मस्जिद कमेटी खुद इसके जिम्मेदार है। अदालत ने केस की अगली समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब किया है, जबकि वक्फ बोर्ड ने जमीन का दावा किया है, लेकिन उसने अभी तक कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। मुकामी शहरियों की जानिब से पेश किए गए दस्तावेजात में इस जमीन को सरकारी जमीन होने का दावा किया जा रहा है। हमने लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इंप्लीमेंट ऑफ पार्टीज। हमने कमिश्नर साहब से आज ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे को इसमें पार्टी बनाया जाए ताकि इस केस को और ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए और जो भी इसकी जो फैक्चुअल पोजीशन है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम हम कोर्ट को बताएंगे। 14 साल के बाद आज वक्फ बोर्ड वालों ने अपना रिप्लाई फाइल किया है और हमने अपनी एप्लीकेशन दी है। जो हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है जवाब ये लोग देंगे और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर के लिए जो है केस फॉर जो अगले कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। वक्फ बोर्ड के वकील BS ठाकुर ने आज की समाअत के बाद कहा कि ये जायदाद 1947 से वक्फ बोर्ड के पास है। इमारत की तामीर से मुताल्लिक नई रिपोर्ट दाखिल होने पर वो वक्फ की जानिब से जवाब दाखिल करेंगे। ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में
जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का थ्रू इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसीज के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज़ की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आददुशुमार के मुताबिक जुमे को भारत के ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे मुसलसल तीसरे हफ्ते बढ़कर 30 अगस्त तक 683.99 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में ज़ख़ायर में 2.3 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों में 11.6 बिलियन डॉलर के मजमूई इजाफे के मुकाबले में था। सोने के ज़ख़ायर 862 मिलियन डॉलर से बढ़कर 61.86 बिलियन डॉलर हो गए। आरबीआई गैर मुल्की ज़र मुबादला की मंडियों पर बारीकी से नजर रखता है और बाजार के मुनज़्ज़म हालात को बरकरार रखने के लिए ही मुदाखलत करता है। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन किए और मत्था टेका। इस मौके पर रियासती सदर दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, समृत चौधरी और असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने अपने बिहार के दौरे के दौरान दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अहाते में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। ये सुपर स्पेशलिटी इमारत 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है, जिसमें लोगों को रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सेंटर समेत बहुत सी सहूलियात मैसर होंगी, जो 24 घंटे खदमात अंजाम देंगी। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और रुकनियत के सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने दीगर पार्टियों पर जात पात और मजहब के नाम पर वोट की सियासत करने का इल्जाम लगाया। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान 9 से 10 सितंबर को भारत का दौरा करेंगे। अबू ज़हबी के वली अहद के तौर पर यह उनका भारत का पहला दौरा होगा। उनके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के कई वुज़रा और एक तिजारती वफ्द भी होगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी तौर पर नज़दीकी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को गहरा किया है। वली अहद का दौरा भारत UAE के 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, नीज नए और उभरते हुए शोबों में शराकत दारी के रास्ते खोलेगा। अबू ज़हबी के वली अहद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। वो महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। 10 सितंबर को वली अहद एक बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमा शिरकत करेंगे। NCRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर शलभ गोयल ने आज गाजियाबाद के दोहाई में RRTS डिपो में मेरठ मेट्रो के जदीद ट्रेन के अंदरूनी हिस्सों और मुसाफिरों पर मरकूज खुसूसियात की नकाब कुशाई की। इस मेरठ मेट्रो ट्रेन की क्या खासियत होगी, हमारे नामानिगार ग्रीश निशाना ने इसका जायजा लिया। मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। क्या खासियत है इस मेट्रो ट्रेन की, आइए इसका जायजा लेते हैं। मेक इन इंडिया के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह से 100% भारत में इनका निर्माण किया जा रहा है।
गुजरात के सावली में इनका निर्माण किया जा रहा है। मेरठ मेट्रो ट्रेन की डिजाइन गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम परिचालन गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मेरठ मेट्रो के अंदर 2x2 की सीटें यहाँ देखी जा सकती हैं जो बहुत ही कंफर्ट बनाई गई हैं। इसके अलावा कुल इसमें 173 सीटें होंगी। साथ ही 700 यात्री एक साथ यात्रा यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर खास तौर पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है ताकि वो आराम से यहाँ बैठ सकें। और किन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मेरठ मेट्रो, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NCRTC के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल साहब। मेरठ मेट्रो की अगर हम सुविधाओं की बात करें तो हम लोगों ने कई सारी सुविधाएं यहाँ पे देने की कोशिश करी है। सर्वप्रथम अगर सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें, इसमें 2x2 कुशन सीट्स दी गई हैं जो कि नॉर्मली मेट्रोज में हम लोग नहीं दे पाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लगेज रैक आप देख सकते हैं कि लगेज रैक्स दी गई हैं। टॉकबैक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है जिसमें कि कोई भी कम्यूटर का चाहे तो बात कर सकता है हमारे ट्रेन ऑपरेटर से। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पुश बटन स्विच दिया है दरवाजे पे कि दरवाज़ा तभी खुलेगा जबकि पुश बटन स्विच दबाया जाएगा, जिसके कारण से जो अंदर की ठंडी एयर कंडीशन हवा है वो बाहर ना जाए और इससे एक एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रयास किया गया है। और एक स्पीड अगर हम बात करें, स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नॉर्मली मेट्रोज़ में हम लोग डिज़ाइन नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटे का रखा है। तो दिव्यांग अगर आता है ट्रेन के अंदर तो उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? दिव्यांग कम्यूटर अगर नीचे स्टेशन पे आता है, नीचे से ही हम लोगों ने पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करी है। कोई स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे है तो हम लोगों ने लिफ्ट को भी इस तरह से मॉडिफाई किया है, हमारे जो लिफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिससे कि पूरा का पूरा स्ट्रेचर लिफ्ट के अंदर जा सके और फिर उस स्ट्रेचर को हम लेके पूरा ट्रेन के अंदर तक पूरा ट्रांसफ़र कर सकें। RRTS और मेरठ मेट्रो किस तरह से देखते हैं? बहुत बड़ा बून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ओर से दिया गया है, जिसके कारण से एक सीमलेस ट्रैवल हो सकता है और इसमें एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का हम लोगों ने प्रयास जगह जगह किया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुल मिला के अगर हम पूरे कॉरिडोर को देखें, 8000 गाड़ियों के लिए हम लोगों ने पार्किंग स्पेस क्रिएट करी है। कब तक मेरठ की जनता को सौगात मिलेगी? ये 23 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है जिसमें 13 स्टेशन होंगे और 1.5 से 2 किलोमीटर का इंटर स्टेशन डिस्टेंस होगा और इसका टारगेट जून 25 का है और टारगेट ये हम लोग अचीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जून 2025 तक मेरठ वासियों को ये मेरठ मेट्रो की सौगात मिल जाएगी जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दुहाई, गाजियाबाद। और अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क और दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ अकीदतमंद अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के शहरियों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने एक्स पर कहा कि मैं गणेश चतुर्थी के मुकद्दस त्यौहार पर मुल्क के तमाम शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुल्क के कई हिस्सों में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला ये त्यौहार समाजी तवानाई की एक खूबसूरत मिसाल पेश करता है। हमारी रिवायत में भगवान श्री गणेश को नेकी देने वाला और रुकावटों को दूर करने वाला समझा जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पुरमसरत मौके पर मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो सबको आफत से बचाए और खुशहाली दे। गणपति बप्पा मोरिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने ट्विटर पर कहा कि गणेश चतुर्थी पर मुल्क के तमाम शहरियों को मुबारकबाद। गणपति बप्पा मोरिया। वजीर आजम ने इंस्टाग्राम पर गणेश चतुर्थी का एक वीडियो भी शेयर किया। गणेश जी विघ्नहर्ता है। हम सब चाहें कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारा हर व्यक्ति, उसका जीवन निर्विघ्न रहे। उत्सव समाज की शक्ति होता है। उत्सव व्यक्ति और समाज के जीवन में नए प्राण भरता है। उत्सव के बिना जीवन असंभव होता है। आज कई शहरों में तो ऐसा होता है कि आपको लगभग हर गली में गणेश पंडाल देखने को मिलता है।
गली के सभी परिवार साथ मिलकर के उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जहां वे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन जैसे गुण सीख सकते हैं। और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। गणेशोत्सव की बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा लोकमान्य तिलक जी की देन है। सार्वजनिक गणेशोत्सव के द्वारा उन्होंने इस धार्मिक अवसर को राष्ट्र जागरण का पर्व बना दिया। लोकमान्य तिलक जी ने हमें स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये प्रेरक मंत्र दिया। लेकिन हम आजाद हिंदुस्तान में क्या सार्वजनिक गणेशोत्सव स्वराज हमारा अधिकार है, अब हम स्वराज की ओर आगे बढ़े, स्वराज हमारी प्राथमिकता हो, इस मंत्र को लेकर के हम सार्वजनिक गणेशोत्सव से संदेश नहीं दे सकते हैं क्या? तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह वर्षा में बप्पा की पूजा की। इसके अलावा तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद में गणेश पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। गणेश चतुर्थी के मौके को खास मानते हुए मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी साहिल पर आलमी अमन के पैगाम के साथ 20 किस्म के मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल करते हुए बप्पा के फनपारे को रेत पर पेश किया। और अब बात खेलों की। पेरिस पैरालंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाले तीरंदाजों राकेश कुमार और शीतल जम्मू के कटरा में वाक़ई श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल की बारीकियां सीखने वाले नौजवानों के लिए तहरीक का जरिया बनकर उभरे हैं। दोनों खिलाड़ियों को इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तरबियत दी गई और वो ओलंपिक्स में तमगा जीतने वाले जम्मू कश्मीर के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में तरबियत हासिल करने वाले उभरते हुए खिलाड़ियों को यकीन है कि वो भी आलमी सतह पर मुल्क का परचम लहरा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को हर सहूलत फराहम की जा रही है। श्राइन बोर्ड काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमको। सीईओ सर का मैं दिल से थैंक्स बोलूंगा, वो पूरी श्राइन बोर्ड स्टाफ का जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। हमारे कोचेज और हमारे आर्चर्स सबने बहुत अच्छे से डेडिकेशन और हार्ड वर्क किया, तो इसी के बदौलत आज पैरा ओलंपिक में हमारे मेडल आ पाए और देश का नाम ऊंचा हो पाया। हमारा भी यही सपना कि आगे जाके हम ओलंपिक्स में अपने देश के लिए मेडल दिला पाए। श्राइन बोर्ड ने हमें समय समय पर जिस फैसिलिटीज की हमें आवश्यकता पड़ी तो हमें हर फैसिलिटी उन्होंने दी, हर चीज उन्होंने हमारे लिए समय समय पर उपलब्ध कराई है। उभरते हुए खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए कोच दिन रात मेहनत कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सीईओ उलछुल गर्ग ने खिलाड़ियों की मेहनत और लगन पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में राकेश और शीतल जैसे कई खिलाड़ी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग लेकर आलमी सतह पर अपना झंडा लहराने के लिए तैयार हैं। विभिन्न गेम्स के अंदर हम अपने लोकल खिलाड़ियों को ट्रेन कर रहे हैं और जो 150 बच्चे आज के समय में हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेन हो रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक मोमेंट है कि पिछले कई सालों से जो ये अभ्यास और ये जो तपस्या हमारे एथलीट्स कर रहे थे उसके अंदर उनको सफलता मिली है। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारे बहुत सारे एथलीट्स जो विभिन्न गेम्स पे ट्रेन हो रहे हैं वो भी अपनी प्रतिभा का इसी तरीके से प्रदर्शन नेशनल लेवल पर और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।